अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्नाओ में हूँ अली सरवर। वफाक के बाद सिंध ने भी बजट पेश कर दिया है। सिंध हुकूमत ने बजट पेश किया है, 2244 अरब रुपए का ये बजट पेश किया है और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा उन्होंने कहा है। इसके अलावा पेंशन 17.5% बढ़ाई है और कम अज़ कम उजरत जो मुकर्रर की गई है, इससे पहले 25,000 रुपये थी, अब 35% बढ़ाने का ऐलान किया, यानी अब मजदूर की उजरत जो है 33,750 रुपये हो जाएगी। अमनुमान के लिए 160 अरब रुपए, पुलिस की बेहतरी के लिए 2.7 अरब रुपए रखे हैं, जबकि सिंध पुलिस की गाड़ियों के लिए 3.5 अरब रुपए मख्तस किए हैं, जबकि इंसानी हुकूक के लिए 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए 214 अरब, जबकि तालीम के लिए 312 अरब मख्तस किए गए हैं। जबकि आज पोस्ट बजट तकरीर की इसाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी IMF के हवाले से उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती कि अगर हम IMF के पास नहीं गए तो फिर हमारे पास क्या प्लान है। प्लान बी वो कहते हैं मेरे पास मौजूद है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आज शामिउद कुरैशी साहब ने, जब खान साहब से दूसरी मुलाकात हुई है उसके बाद जो गुफ्तगू की, उन्होंने बड़ा अहम एक जुमला अदा किया और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी नई पार्टी की लॉन्चिंग, जब उनसे पूछा गया इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि डेथ ऑन अराइवल जैसी सूरत हाल है। नई पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान के बारे में उनके अल्फाज थे कि नई पार्टी की लॉन्चिंग एमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। अच्छा, इसके अलावा ये देख लीजिए कि बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया। वफाकी बजट की बात कर रहा हूँ, अब वो कहाँ से आएगा इतना पैसा किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा K4 के लिए सिर्फ 17 अरब रुपए वफाक ने मख्तस किए हैं और हैरत अंगेज़ बात है कि इतने कम पैसों की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है 2008 से K4 की हम बात करते चले आ रहे हैं, मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएगा, क्योंकि कम अज़ कम इसका जो तखमीना लगाया गया है 126 अरब का, और ये सिर्फ 17 अरब मज़ीद ही देने को तैयार हुए हैं। अब बजट, वफाकी बजट में जहाँ बहुत सारी चीज़ें, दिफा के लिए 1804 अरब मख्तस किए गए हैं, ब्रांडेड कपड़े महंगे हुए हैं, सोलर पैनल सस्ते कर दिए हैं, कम अज़ कम उजरत वफाक ने 32,000 रुपये मुकर्रर की है। अच्छा, तालीम के लिए वफाक ने 81 अरब और सेहत के लिए 228 अरब मख्तस किए हैं। ये बड़ी अहम सिचुएशन है कि हम इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया गैर मुल्की नशरियाती इदारे को, इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अबूरी दौर में है जहाँ हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने बड़ी एक अहम बात ये भी की कि PTI के चेयरमैन के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ इमरान खान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI की फ़ौज से मसाइल उस वक्त हुए जब फ़ौज ने गैर सियासी होने का फ़ैसला किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो नस्लों से फ़ौज के सियासत में किरदार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे और दो तीन बड़ी अहम खबरें उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे नवीद ज़ुबैरी साहब, दानिश्वर और तज्ज़ियाकार हमारे साथ वही मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब आपका भी। ज़ुबैरी साहब, आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आज सिंध हुकूमत ने भी बजट पेश कर दिया है 2244 अरब रुपये का, और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया है, पेंशनर्स की 17.5%, जबकि अमनुमान के लिए 160 अरब रुपए मख्तस किए हैं, लेकिन इंसानी हुकूक के लिए सिर्फ 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। क्या कहेंगे आप? वफाक की तरह सिंध का बजट जो है वो इलेक्शन बजट है, और इसमें जो छाया नजर आ रही है इसमें पिछले कुछ सालों से IMF जो हमें बजट देती थी या देने का इजाजत देती थी, उसमें बहुत कम मार्जिन था गरीबों के लिए, आवाम के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए 5 से 10% तनख्वाहें बढ़ती थी। लेकिन क्योंकि इसमें IMF का डिक्टेशन नहीं लिया गया हाल फिलहाल, तो ये एक बजाय एक अच्छा बजट है, और जिसमें न सिर्फ सरकारी मुलाजिम, गरीबों के लिए और आवाम के लिए और मुल्क के लिए पैसे रखे हुए हैं। साथ साथ इसमें जो है तोनाई के शोबे में और IT के शोबे को भी बड़ी अहमियत दी गई है। तो बहरहाल ओवरऑल ये एक अच्छा बजट है। अब देखते ये है कि जो खजाने के पैसे हैं वो कहाँ से पूरे करते हैं, और जो टारगेट इन्होंने महसूलात के लिए रखे हैं क्या वो पूरा होंगे और नहीं होंगे, तो इसके लिए प्लान भी क्या है? क्या कोई मिनी बजट आएगा या शायद ये टारगेट पूरे कर ले?
अच्छा, वफाकी बजट में तालीम के लिए 81 अरब, सेहत के लिए 228 अरब, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है ज़ुबैर साहब कि K4 का मंसूबा, जो पानी का मंसूबा है कराची में, वफाक ने उसके लिए सिर्फ 17 अरब रुपए मख्तस किए हैं। और कम पैसों की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है 15 साल तो वैसे डिले हो चुका है, ताख़ीर का शिकार मजीद हो जाएगा, क्योंकि 126 अरब रुपए दरकार हैं, 17 अरब सिर्फ रखे हैं उन्होंने। देखिए, तालीम और सेहत अब सूबाई मामला है 18 अमेंडमेंट के बाद। ये जो जितनी भी आप देखिए, सिंध का तालीमी बजट वाकई प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इसलिए कि वफाक में खाली एचएससी को बजट चीज है उनको देना पड़ता है, या वफाक के जेर एहतमाम जो स्कूल या कॉलेज चल रहे हैं, चंद एक है, उनको देना पड़ रहा है। इसलिए वफाक के जो तालीमी बजट है उसको तो उन्होंने इंक्रीज किया है, उससे हम नहीं कर सकते। हाँ, K4 हमेशा से रूल रहा है, और बदकिस्मती से ये 2008 से लेकर 2013 तक की हुकूमत थी, उसमें K4 के लिए पैसे दिए गए थे। उसके बाद अगर ये 20-20, 25-25, 30 अरब भी हर साल देते तो अब तक K4 बन चुका होता। तो ना ही उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, ना ही इमरान खान ने 4 साल में K4 के कुछ दौड़े रखे। अब अच्छी बात तो ये कर सकते हैं, पीछे ये कर सकते हैं 17 अरब रख दिए, 5-10 अरब रुपए से गवर्नमेंट भी डाल देगी तो कुछ आगे बढ़ेगा। अगले 3-4 सालों में अगर इसको ज्यादा 20-20, 25-25 अरब कहेंगे तो K4 की बारे में इसकी काम तो रहेगी ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। तो होने से ना कुछ होना बेहतर है, क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब? दोनों बजट, वफाक का बजट, सिंध का बजट, सिंध में जो बजट पेश किया गया, मुराद अली शाह साहब ने बजट पेश किया, वज़ीर ख़जाना भी वही चले आ रहे हैं इतने अरसे से, और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी, मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर बात कीजिए। ख़ासतौर पर सेहत के हवाले से 214 अरब, तालीम के लिए 312 और इंसानी हकूक़ के लिए 100 मिलियन इन 10 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली। ये जो बजट है, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत के अपने बजट का जिक्र किया, ये सिंध हुकूमत का बजट मुकम्मल तौर पे करप्शन, नाहली और उस पर मबनी बजट नज़र आता है। अब आप देखिए, इन्होंने 214, सबसे पहले तो आप इस पर बात करें कि इंसानी हुकूक पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सिंध की आबादी 6 करोड़ के करीब है, और 6 करोड़ की आबादी में अगर आप हिसाब लगाएं तो सालाना सिंध हुकूमत जो इंसानी हुकूक का काम है, ये जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ के शहरियों का लापता होने से लेकर दीगर कारोकारी से लेकर दीगर मामलात का है, उस पर जो ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन राइट्स हैं यानी इंसानी हुकूक है, उस पर इन्होंने 1.5 रुपया सालाना खर्च करेगी एक आदमी पे, है ना कमाल। यानी 1.5 रुपया सिंध हुकूमत खर्च करेगी, एहसान करेगी इस 7-6.5 करोड़ की आबादी पर कि वो खर्च करे, 1.5 रुपया खर्च करेगी पूरे साल का। ये है बजट। अब आइए दूसरे पर। सबसे बड़ा बजट इन्होंने जो दिया वो 2 सेक्टर्स में दिया, एजुकेशन और हेल्थ, और एक इरिगेशन में भी बहुत बड़ा बजट दिया इन्होंने। अच्छा, अब जरा सा बजट को देखिए तो आपको बड़ी हंसी आएगी। हंसी सेंस में आएगी कि आपने जो ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत का मामला है। अब जब सूबाई हुकूमत का मामला है तो 214 अरब के करीब इन्होंने दिया है हेल्थ को, सेहत को, सही ना। अब 214 अरब का मतलब ये होता है कि अगर हम 6 करोड़ की आबादी से अगर हिसाब लगाते हैं तो तकरीबन ये सालाना के करीब जो है वो 2000 रुपए के करीब इनका बजट बनता है। और अगर 2000 के करीब बजट बनता है तो इसका मतलब है कि ये योमिया अगर आप बजट को काउंट करते हैं, यानी कि एक बंदे पर 2000 रुपए खर्च होंगे। कहीं पर भी पूरे सिंध के अंदर 2000 रुपए सालाना किसी भी जगह पर खर्च सिंध हुकूमत नहीं करती है। अब वो क्यों नहीं करती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि अगर आप उसका ऑडिट करवा कर देखें तो जो सबसे ज़्यादा अखराजात होते हैं वो जिस मद में जा रहे हैं वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही। यानी कि एक दवाई की कीमत आप सिंध का बजट उठा के देख लीजिए, जो आम मार्केट में 10 रुपये की होती है वो सिंध हुकूमत के बजट में आकर 60 रुपये तक की हो जाती है। तो ज़ाहिर है जब इतना बड़ा फंड इसका करप्शन की मद में जाता है तो ये फंड कहाँ पर यूटिलाइज होता है, इसका ऑडिट आज तक नहीं हो सका। और पिछले 15 साल की हुकूमत के दौरान पब्लिक अकाउंट कमेटी को यहां पर मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया गया है, और इसका नतीजा यह है कि वहां पर इस बजट का बताया नहीं था। एजुकेशन का बजट हैरतअंगेज तौर पर पूरे सिंध के अंदर जो तुलबा और तालबात पढ़ते हैं उनकी तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो उसमें स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बाद सेकेंडरी स्कूल तक जो एजुकेशन का रेट है उसमें अक्सरियत बच्चे
प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में ज़ाहिर सिंध हुकूमत का उसमें अखराजात नहीं होते हैं। यहाँ पर इस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उस वक्त यानी 2008 में उस वक्त 49,000 के करीब स्कूल थे। जो अभी पिछले दिनों सिंध हुकूमत ने यहाँ पर अपना डेटा जाहिर किया उसके मुताबिक 42,000 के करीब अब स्कूल बचे, यानी कि 6,000 उन्होंने कहा कि स्कूल कोर्स से हमने बंद कर दिए। उसमें तलबा और तालबात की तादाद को अगर देखा जाए तो आपको बड़ी हैरत होगी कि इसमें एक बड़ा फंड जो है वो किस मद में जाता है। यहाँ पर जो किताबें छापी जाती हैं और जो चीज़ें आती हैं वो ये सारा बजट जो है वो किस तरह 300-350 करीब ये बजट बनता है, क्योंकि इसमें फिर एडीबी का बजट भी आता है। तो दर हकीकत सिंध हुकूमत ने जिन हाई जगहों पर बजट के अखराजात है वो यहाँ पर सिंध में उसकी कारकर्दगी नजर नहीं आती है। जहां तक आप अगला सवाल आपने K4 का भी शायद मेरे ख्याल से पूछा था, तो K4 का आपने देखा होगा जितना ज्यादा इन्होंने मख्तस किए 17 देखिए K4 की जितनी शानदार तकरीब इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले मुनक्किद की थी, जिसमें वजीर आजम साहब भी आए थे, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे, जिसमें वजीर आला सिंध साहब भी थे। तो जनाब ये तो K4 कराची तो लावारिस है, तो वो लावारिस ही रहेगा और उसके साथ लावारिसियत का हमेशा से सिलसिला जारी रहेगा। जी तो जुल्म रहेगा। जुबैरी साहब यार मुझको तो समझ नहीं आता ये अली चौधरी साहब कौन से फॉर्मूले से ये बजट को जो है वो देख रहे हैं। अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया अनीस मंसूरी साहब ने। अगर हमेशा कहते हैं तालीम और सेहत पे ज्यादा रखे अब तालीम और सेहत को क्वालिटी दी है, फिर नजर भी तो आना चाहिए ना, तालीम और सेहत नजर कहाँ आता है, तालीम का नजर कहाँ आती है। बजट खर्च होगा तो नजर आएगा, आपको नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा, आपको दुनिया के बाहर मुल्कों के के अंदर आगे लोगों के हार्ट ऑपरेशन कराते हुए नजर नहीं आ रही। आपके जो अस्पताल बनाए गए हैं वो किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है, गाड़ियों की जगह जगह चल गए हैं। आप आईसीए कराची में जगह, अब आईसीए सेक्टर है, आईसीए धातु है, आईसीए लाड़काना है, सारी बात तो नजर नहीं आ रही। मेरा बड़ा हैरान नहीं, पता नहीं कौन सा आप चश्मा लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप नंबर चेक करें या थोड़ा सा जी मंजूरी साहब ये तासुब बरत रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जाती कहाँ से है। जब आप मुझे खुद बता दीजिए कि जहाँ पर प्राइमरी केयर का ये सिलसिला हो कि इस वक्त जो सिंध का डेटा पीएमए ने जाहिर किया है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, उसके मुताबिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो तकरीबन जो यहाँ पर कायम थे, जो सिर्फ मैं कराची की आपको एग्जांपल दूं तो 258 प्राइमरी हेल्थ यूनिट थे कि जिसमें से इसमें इस वक्त तकरीबन 175 काम नहीं कर रहे हैं और बाकी जो है वो भी बंद पड़े हुए हैं। जो इब्तदाई जो वहां पर जरूरत होती है प्राइमरी हेल्थ केयर पर सिंध हुकूमत ने कोई अखराजात नहीं किए, सिर्फ उन जगहों पर अखराजात किए हैं जिसको टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट उठा के देखिए तो पूरे सिंध के अंदर जितने प्राइमरी हेल्थ यूनिट थे उसका इस वक्त 80% बंद पड़े हुए हैं। अगर आप जो है वो बड़े, जब आप प्राइमरी हेल्थ केयर पर तवज्जो नहीं देते, आप सेकेंडरी हेल्थ केयर पर जहां आपको पैसा बचता है वहां पर आप जाहिर खर्च करते हैं, तो फिर यही सूरत हाल होती है। जी सर, कोई जवाब है आपके पास? मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कानूनी तौर पे लोग तारीफें कर रहे हैं। सिंध के स्टेज पे काम किया गया है पिछले 5 सालों से, खुसूसन जगह जगह यूनिट कायम किए गए हैं। आप कराची शहर की अगर आप मिसाल ले लें हैदराबाद की, तो पहले एक कार्डियो होता था, आगे लोगों को वहां जाना, अब ये कार्डियो की अब आपको शहर में 4-6 ग्राउंड से कर दी गई है। इसी तरीके इसको ये प्लान नहीं करेंगे। ये बच्चा की जो केंद्रीय के अस्पताल से फंस पड़े थे, अब वो दोबारा बहाल हो गए हैं, फाल कर दिए गए हैं, सबकी जरूरतें की गई है और ये उनको बचत होकर दिया है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा 3 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ एक 450 बेड का कार्डियो जिना हॉस्पिटल के अंदर कायम है। अब 1200 बेड का भी बना रहे हैं। अब वो जब बनाएंगे तब देखेंगे, अभी तो 450 का है ना, और उसका बजट जाकर देखिए कितना है। जुबैरी साहब, आप, मैं ये बात नहीं कर रहा, आप जरा ये बात देखिए कि इस कराची की आबादी 3 करोड़ है और यहाँ पर जो आपके पास इमरजेंसी सेंटर्स हैं वो सिर्फ 3 है। ये तो आप तो कहते हैं ना कि 3 करोड़ लोग, लेकिन चुनाव कितना जाता है हमें उस हिसाब से बजट मिलता है ना, तो वो तो 2 करोड़ भी नहीं है। अब आप जो कहने में 3 करोड़ आपको जिस तरह 3 करोड़ के हिसाब से बजट मिले, अब तक जो पैसे जिस तरह वसात से मिल रहे हैं तो वही तो देंगे। हमें कोई चाहना है अमरीका को तो पैसे नहीं मिल रहे, तुम तो वसात से डिपेंड करता है, जितने पैसे वसात से मिलेंगे
इसीलिए तो आपका बजट भाई पूरा करेंगे तो ये तो पूरा 50। अच्छा जुबैर साहब बड़ी और ज्यादा में अच्छा हमारी आबादी को और ज्यादा गिना जाए तो हमें और ज्यादा बजट दिया जाए। अच्छा अच्छा इसमें सर मैं चाहता हूँ बजट बनाएगा। इसमें जुबैर साहब एक बड़ी अहम मैं चाहता हूँ बजट पे जाहिर है आज स्टूडियो में तो नहीं है आप, लेकिन जब वो साथ होंगे इसमें मजीद बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की, मैं चाहता हूँ इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर मैं अनीस भाई के पास भी आता हूँ। उन्होंने ये कहा है, आज एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की, चेयरमैन पीटीआई की फ़ौज से मसाइल उस वक्त हुए जब फ़ौज ने गैर सियासी होने का फ़ैसला किया। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा जी हम तो नस्लों से जद्दोजहद कर रहे हैं कि फ़ौज का किरदार सियासत से ख़त्म हो जाए। ये बात उन्होंने की है आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। यूरोप से लेके मिस्र से लेके आज तक जितनी पीपल्स पार्टी ने जो है नशा के खिलाफ और जितने को क्रॉस की है वहाँ पर की है अपनी कुर्बानी की है, अपनी जानों की इसमें। और वो जिससे कोई ढकी पिटी बातें हैं उन्होंने नहीं की। अब जो जो डिक्टेटर की भोग में थे और जिनको डिक्टेटर ने बनाया अब उनको अच्छा उन्होंने तनकीद भी की है, तनकीद करने की उनकी आदत नहीं है। दूसरी बात जो इमरान खान की बात है वो भी जब तक वो एक स्टेज पे थे अगर हनीमून चल रहा था जिस तक उन्होंने एक्सटेंशन दी और वो थोड़ा फेल गलत हुए और जब दूसरी जब आदमी से 30 साल तब्दीली हुई तो उन्होंने शुरू से ये पैसा चल जाता था और सियासत से मुलाकात नहीं करी। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि इंसान टोटल नहीं हो उसके साथ हो, चलो उनको बुरा लगा और यही बात उन्होंने गैर मुल्की एशिया के इदारे में। मतलब इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है, बल्कि उनके अगेंस्ट से पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तहरीक चल रही है। देखिए तो मैं कहूँगा वो एंटी है और ना ही वो सिल्वर है। और जो भी स्टेटमेंट होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वाइल की सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन आउट ऑफ दी स्टेट सपोर्ट जिस तरह इमरान खान चाहते थे जिस तरह उनको थी वो नहीं है। अगर होती तो इस वक्त ये सारे लोग जो जेल जो 4-5 की जेल में रहे होंगे इमरान खान के वक्त में तो 2-3 साल तक सारे पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोग जेल में थे। आज कौन जेल में है मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, आज इमरान खान समेत कौन जेल में है? सब रहे हैं। उस वक्त आप देखें नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ यहाँ से जरदारी समेत पूरी पीपल्स पार्टी की काबीना फरियाद ताकूर साहब सब जेल में और एक अरसा गुजारा। इनको तो हफ्ता नहीं होता ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता इदारे हुकूमत को आउट ऑफ दी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। अनीस मंसूरी साहब, एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम चल रही है, जान की अमान मिलेगी? जी जी बिल्कुल, लापता तो नहीं होगा? कोई लापता नहीं हो सकता पाकिस्तान में, कानून की हुक्मरानी है, यहाँ अदलिया आज़ाद है। मोहतरम जनाब ज़ुबैरी साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जाके देखिए, परसों इलेक्शन हुआ है कश्मीर का और जो साहब वहाँ से कामयाब हुए हैं उनके वालिद मोहतरम वहाँ के साबिक वज़ीर हैं। कल उन्होंने अपनी फतह का जश्न मनाते हुए वहाँ खिताब करते हुए फरमाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से इसलिए कामयाब हुई है क्योंकि फ़ौज ने उनकी मदद की है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ना मैं इस पर बात करना चाहूँगा, ये जो शख्स कामयाब हुए हैं ये उनके अल्फाज हैं। ठीक है, अब आइए दूसरी बात पर, कौन गिरफ्तार नहीं है? यास्मीन राशिद क्या बाहर है? क्या अली मोहम्मद बाहर हैं? क्या फिरदौस शमीम नकवी बाहर हैं? कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, फिरदौस शमीम नकवी बाहर हैं। अकरम चीमा कराची के सदर क्या बाहर हैं? सही है, लंबी फहरिस्त है, लंबे नाम हैं। तो बराए मेहरबानी जब कभी भी हम कोई दलील दें तो उन दलील को इस बुनियाद पर दें कि जनाब हम वो क्या कहते हैं, आंखों देखी मक्खी क्या कहता है मुहावरा है वो, निकली नहीं जा सकती। हाँ सही है ना, तो वो ज़रा देख लीजिए। और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम पीपल्स पार्टी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंधा दिया है, सही है, और हाँ 1971 से लेकर अगर आप अब तक देखिए ज़ुबैरी साहब तो क्या हुआ है भाई मैं सारी बातों का यहाँ पे जो मेरे माँ होने का फायदा उठा रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो हजम हो सकती है, नहीं भी समझ आ वो कह रहे हैं कांधा दिया है हमेशा। ये तनकीद पता नहीं तनकीद पे आ गए
और मैं इसका जवाब वही निकाला गला आके 20 रोज को दूंगा। पार्टी को बोलने एस्टेब्लिशमेंट के बाद जिसके सरबराह को प्रेसिडेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी पहली वजीर आजम खत्म वजीर आजम को पिंडी में शहीद कर दिया गया। शहीद करने का 2 घंटे बाद जिससे सबूत पिटा दिए गए, जिससे भाइयों को शहीद कर दिया गया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कभी हुकूमत को टाइम नहीं पूरा करने दिया। उसको एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कर रहे, ये कहना देती रही है। और मतलब ये समूह जिसने सुना होगा और हजार शहीद और कोड़े खोड़े जाने वाले की रूह तड़प गई होगी। ये रूह तड़प गई होगी। इस तरह के बयान न दें अनीस मंसूरी साहब, या तो दलील दें। जब मैंने आपको सबूत दिया है, मैं तो कोई बाहर की बात ही नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, जिसने आज खिताब किया है, जो आज जीता है, जिसने जो बयान दिया है। 71 की क्यों मिसाल दी आपने? अरे तो फिर आप 65 की भी मिसाल दे दूंगा मैं कि कौन किसके को डैडी कहता था। छोड़िए इस बात को, मैं तो आपने मुझसे एक सवाल साहब पूछा। 71 में भी क्या कांदा दिया? और अरे भाई मैंने आपने अभी का बात कही, आपने अभी के बिलावल की बात कही, मैंने आपको अभी की मिसाल दे दी, जो अभी के उनके उम्मीदवार जीते हैं, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने क्या कहा। मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। बाग में जीतती आई है, रिजल्ट जाके देख ले। अरे भाई मैं आपसे आपके उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। आदमी के एक बयान जो कि मेरे तक नहीं पहुंचा, नहीं मैंने सुना, ना तो मैं उसको तबसरा करूंगा, और ना ही मैं किसी एक आदमी के एक बयान को कोई अथॉरिटी या कोई गारंटी या कोई मिसाल मान लूंगा। अरे भाई मैं अच्छा, इसमें ये मेरा ख्याल है अनीस साहब ने भी बयान आज पढ़ लिया है, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है जुबैरी साहब कि 1977 में भी पीपल्स पार्टी ने अकलियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की, और 1971 में भी मुल्क को तोड़ा। जमात पीटीआई के 9 लाख वोट हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 3 लाख वोट हैं। वो कह रहे हैं 1971 में पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है मुल्क को, और 77 में पीपल्स पार्टी ने अकलियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की। ये जमात का मौक़िफ़ है। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान की न ज़हनी हालत ठीक है और न ही वो अभी पूरे तौर पे कुछ सोचे समझी। तुमको इतना बड़ा झटका लगा है, इनसे वो तो ख्याल में मेयर बन गए थे और वो मेयर बन के चीजें बांट रहे थे। अब अचानक जब हकीकत सामने आई है कि उनके कितने सीटें हैं, तो अब वो मेयर के उम्मीदवार भी दे रहे हैं, वहाँ चित्र आ गया। अब उनको 77 भी याद आ रहा है, 71 भी याद आ रहा है। तो ये भूल गए कि उनके बड़े 77 में डॉलर लेकर एक जमहूरी हुकूमत को हटाने के लिए अच्छा, पीएनए ने डॉलर लिए थे, नारे लगा रहे थे और एक तहरीक चला रहे थे, और एशिया के इतने बड़े लीडर को जिसको आज उसके बाद वक्त आया उनके ही लीडरों ने बड़ा लीडर करार दिया, जिसको फांसी पर चढ़ाने के लिए ये 77 में बेचैन दे दिए नहीं चाहिए। तो मैं उसको क्या तबसरा करूँ जिसकी ज़हनी हालत ही ऐसी हो, क्या तबसरा किया जाए अनीस मंसूरी साहब? ये लेकिन जुबैरी साहब ने ये कहा है, जो इल्ज़ामात आयद किए हैं आज जमात इस्लामी ने, कि पीएनए ने डॉलर्स लिए थे उस ज़माने में भुट्टो साहब के खिलाफ। आपके पास भी ये इतलात हैं या कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन उस ज़माने की? देखिए, पीएनए की तो फिर एक डॉलर फिर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आ जाएगी। ये पीएनए में क्या हुआ था, सही है? नहीं कोई खराब नहीं होती है। मुझे तो देखिए ना, ये याद है, मुझे मेरी कोई उस पर सोच खराब नहीं होती। जहाँ अब्बा जी थे, दादा जी थे और दादी जी थे, पता नहीं क्या क्या थे, उसके जमाने में जो उनको रूज हासिल हुआ किसी का ढका छिपा है, उनमें सारी कुछ मत करेंगे आप। देखिए, पता क्या, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे पर ये इल्जामात हमेशा आयद करती रही है, और मसला ये है हक़ाइक़ क्या है इल्जामात से हटकर, और दोनों जो है जब जरूरत पड़ती है तो दोनों एक साथ मिल भी जाते हैं। तो ये जहाँ जरूरत होती है वहां पर जो है वो इनके वुज़रा उनके साथ मिल जाते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है 77 में पीपल्स पार्टी ने अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की? देखिए, ये इल्जामात तो हर सियासी जमात एक दूसरे पर लगाती रहती है ना, इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती है कि नेमतुल्लाह खां को लाने के लिए उस वक्त सारी लॉबिंग की गई, और जिस तरीके से ताज दर को की सीटें अक्सरियत होने के बावजूद जो है वो उस वक्त मुशर्रफ ईरान ने नेमतुल्लाह खां को जितवाया। तो ये तो इल्ज़ामात एक दूसरे पर हमेशा लगाते रहते हैं ना। दोनों में हेट एंड लव की पुरानी कहानी है ना, पुरानी उनकी कहानी चलती हुई आ रही है उस जमाने से कि जब 1971 से सारे मामला खराब होते जा रहे हैं। तो वो एक दूसरे पर इल्जामात है और कुछ नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान साहब वही इल्जामात जो कुछ दिनों पहले तहरीक इंसाफ पर लगाते थे, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं, तो लगाने दीजिए, दोनों सब अपनी अपनी दुकान। अच्छा, सईद गनी साहब ने इसका ये जवाब दिया कि जी जमात इस्लामी ने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी और ये लोग हमेशा आमरीत को सपोर्ट करते आए हैं। हमें क्या क्या निकालेंगे, मतलब पूरे पाकिस्तान को बताया यार,
यहाँ की टीम है, 4 सीटों पर होती हुई है, ये तो पीपल्स पार्टी का है यार। मतलब कोई मुकाबला है इनका, मतलब मैं तो इसको अक्सरों भी करना नहीं चाहता। अनिल साहब, ये सबके एक दूसरे के ऐसे इल्जामात हैं। वो अगर कहते हैं कि जमात इस्लामी ने वो पाकिस्तान, अपना कद बढ़ाते हैं पीपल्स पार्टी का तनकीद करके। हाँ 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 माशाल्लाह, तो इसका आप मतलब है कि क्या, देखें इस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की आप ये लगाने, आप हर इलेक्शन उठाने दिल्ली के कितने हैं मेरे, कभी भी 125, कभी 100, कभी जमात पार्टी के बता दो ये धर्म नहीं दिया है। अच्छा तो देखिए, फिर उसका कोई मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? 77 की बात करें, पूरे पाकिस्तान में जितनी 60 सीटों पर झगड़ा था जिसने पूरे पाकिस्तान में कुरान मचा दिया, उसको मकसद कुछ और था। अच्छा इमरान, अच्छा मकसद कुछ और था, उसको अफ्रीका की कुछ। अच्छा मुझे नवेद भाई ये बताइए, नवेद भाई ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम में मकबूलियत ज़्यादा है या इमरान खान की? इलेक्शन होगा तो लगता है तो नहीं नहीं, आप एक काम, आम जाहिर है आप भी माशाल्लाह दानिश्वर हैं। उसकी मिसाल दे रहा ना, मुझे हम बेटा सही वोट होते अब इसमें हालिया इलेक्शन हुए हैं लोकल बॉडीज के, तकरीबन मेरे ख्याल में 234 में से शायद कुछ आजाद वर्ग होगा, तकरीबन सीटें पीपल्स पार्टी जीत गई है। सीपीआई ने 42 से 45 सीटें जीती है, जहाँ 234 से ऊपर जीती है। ये मकबूलियत का फर्क है। फिर मैं बता रहा हूँ, हाल फिलहाल पीपल्स पार्टी का और इमरान खान, अब आगे आप उल्टी लगाते रहे सहन करा तो पता नहीं क्या होगा। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल मेरे ख्याल से राब्ता हमारा अच्छा राब्ता मुनक़ता हो मुनक़ता चुका हुआ है। जी। अच्छा, इस पे जो बड़ी अहम चीज़ है, ख़ासतौर पर जो हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, या ये जो सैयद गनी साहब और हाफिज़ तैयब रहमान साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, इस पर ज़ाहिर है राब्ता मुनक़ता हुआ है। फिर किसी प्रोग्राम में इस पर तफसीली बहस भी होगी। अच्छा अनीस मंसूरी साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग, वो इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से उनसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी नई पार्टी की जो लॉन्चिंग एमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। सर क्या मतलब लिया जाए इसका? इसका मतलब है कि पैदा होते ही मरने जैसी है, कि जैसे ही वो बनी और वैसे ही वो ख़त्म हो गई। देखिए गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर तो नहीं, तो ये मुहावरा या मिसाल क्यों दी उन्होंने? उनको क्यों लगा अभी तो पार्टी बनी है, अभी तो कहा जा रहा है जी फेसबुक पेज बना है, अभी तो ट्विटर अकाउंट बने हैं, मंशूर नहीं बना लेकिन सारी चीज़ें बन गई हैं, 100 से ज़्यादा रहनुमा आ गए हैं, कारकुनान भी देखा जाएगा, लेकिन मौत अभी से क्यों? इस तरह का जुमला जो अदा किया है। इस तरह की जमातें आम तौर पर चल नहीं पाती हैं, क्योंकि जब कभी भी आप किसी सियासी जमात को तोड़कर कोई नया सियासी ग्रुप बनाते हैं तो माजी ये बात जाहिर करता है कि इस तरह की ग्रुप्स अमूमन अपनी जगह को आगे नहीं हासिल कर पाते और फिर ये इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर होते हैं, थोड़े अरसे चलते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। अव्वल बात तो ये। दूसरी बात यह है अली, एक बड़ी काम की बात और बड़ी अहम बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात ने दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है और उनका जो स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था उसमें अब शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, उमर अयूब और दीगर नाम उनके साथ जुड़कर अब दोबारा से तंजीम साजी की तरफ जा रहे हैं। और एक जो ये बात कही जा रही थी कि तहरीक इंसाफ नहीं, ये मुकम्मल जो आप तौर खबर पर दे रहे हैं कि दोबारा तंजीम सारी तरफ जा रहे हैं, एक तरफ तो पकड़ धकड़ चल रही है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको इतनी आज़ादी या इतना स्पेस मिल गया है। जी 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 जी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरी इसका मतलब क्या समझा जाए सर? देखिए अब इसका मतलब कोई कुछ भी समझे, लेकिन मेरे पास ये इतलात आ रही हैं कि गुज़िश्ता मतलब जो 9 मई में मुलव्विस थे उनको अलग कर लिया गया है और बाकी जो रह गए हैं साफ़ सुथरे लोग जो मुलव्विस नहीं थे उनको आज़ादी दे दी गई है। नहीं ऐसा नहीं है, सही है, यहाँ तो पता नहीं कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया है और इमरान खान ने अभी जो अपनी नई तंजीम साजी पर तवज्जो देना शुरू की है। मेरी इतलात के मुताबिक 2 तरह की तंजीमें इनकी डेवलप हो रही हैं। एक वो कि जो कि फ्रंट पे नहीं होगी और जो पूरे सारी चीज़ों को चलाया करेगी, जिसमें से कुछ लोग रुपोश होकर सारे चीज़ों को चलाया करेंगे, और एक जो है वो तंजीमी स्ट्रक्चर इनका बन रहा है। तो जो इतलात मुझ तक पहुँच रही है वो गुज़िश्ता 4-5-6 दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस जो उन्होंने मीडिया टॉक किया वो इसी बात का एतमाद ज़ाहिर करती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आप खड़े रहने की तरफ जा रहे हैं। अब वो खड़े रह पाते हैं या फिर कोई और मामला इनके साथ शुरू हो जाता है, ये एक अलग बहस है, लेकिन सबको हटाकर चाहे एक छोटा सा ग्रुप के तौर पर ही, तंजीमी ग्रुप,
लेकिन ज़ाहिर इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये एक हिकमत अमली बना रहे हैं और आइंदा दिनों में आपको ये वाज़ह नज़र आएगी। अच्छा, ये खबर भी तो थी आपके पास आई है होगी यकीनन तौर पर कि शामिल कुरैशी साहब मिले और उन्होंने कहा कि जी हमें जो ऑप्शन दिया गया वो ये है कि पीटीआई ठीक है चलाएं, लेकिन खान साहब को उसमें से -1 यानी -1 का फार्मूला अप्लाई करते हुए आप पीटीआई को रख लें और खान साहब को माइनस कर दें। उसके बाद जो लोग मुलविस नहीं हैं 9 मई में, उनके ज़रिए वो सारे आपके साथ आ सकते हैं, उनके साथ आप पार्टी को चलाइए। इस तरह की अगर इतलात हैं तो आप क्या कहेंगे, ये खान साहब मानेंगे इन बात को? देखिए अली, हमारे ही प्रोग्राम में आपको याद होगा कि जब शाह महमूद कुरैशी की पहले मुलाकात हुई थी तो मैंने इस बात की तरदीद की थी, याद होगा आपको। जी जी। मैंने कहा था देखिए ये जो दो लोगों के दरमियान मुलाकात हुई है, इसके बारे में जो खबरें आ रही है ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा खबर है, ये असल खबर नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि आज शाह महमूद कुरैशी बाकायदा इमरान खान के साथ बैठे और बाद में उन्होंने ये जो मीडिया टॉक किया, जो भी हुआ वो भी आपके सामने हुआ। तो देखिए ये ऑप्शन तो बार बार मीडिया में आ रहा है कि जनाब इमरान खान माइनस, इमरान खान माइनस, लेकिन इमरान खान साहब को माइनस करना इतना आसान नहीं होगा। और ना ही ये बात सामने आ रही है कि भाई इमरान खान खुद से तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और इसमें बहुत सारे फार्मूले भी डिस्कस हुए कि आपको इल्म होगा कि जब नवाज शरीफ पर पाबंदी लगी थी तो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो बनाया गया था सदर, और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो वज़ीर आज़म भी बने। तो उसके बाद भी ये मामलात होते रहे। इसी तरीके से आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब मामला हुआ था बेनज़ीर भुट्टो साहबा का, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी और उसके सरबराह मखदूम अमीन फ़हीम को रखा गया था। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस फार्मूले पर आगे चलकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये शायबा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान इस बात की श्योरिटी चाहते हैं कि जनाब मैं एज उसको लीड ज़रूर करूँ, चले पार्टी मैं किसी और के हवाले कर दूं, लेकिन मैं लीडिंग रोल जो है वो मेरा हो, जिस पर जो है वो मुख्तदर हल्के। और आपने नाम ले रहे हैं तो आप नहीं, मैंने आप इसलिए जाने, इसलिए आपको इसलिए मालूम कहा। होगा मैं नहीं तो नहीं नहीं देखिए नहीं, मैं नहीं, तो एक शरीफ आदमी हूँ। जी जी जी, मैं ये बातें मेरे कमजोर आदमी हूँ मैं, आपने कहा है तो मान लेता हूँ। चलो मैंने इसलिए मिसाल दी जिस तरह नाहिल हुए नवाज शरीफ साहब। नहीं, मैं आपकी खबर को मान लेता हूँ। और नहीं, जिस नहीं, तरह मैंने आपने कह दिया भाई मुक़्तदरा कुव्वतें नहीं चाहती इमरान खान को, तो मैं मान लेता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा क्या मुख्तदरा कुव्वतों की तरफ इशारा है आपका? नहीं नहीं, मैं आपने जो कह दिया देखें, मैंने तो देखिए सवाल आप निशान भी जिस लगाया कुर्सी है। पर बैठे हैं, उसी कुर्सी पे आप बैठे हैं। मैं जो है उससे वो बेहतर कुर्सी मैं पे आप आजकल हर बात पे सर तस्लीम खम कर लेता हूँ उस जो कुर्सी पर बैठा अच्छा होता है। नहीं, मैं वैसे कहता हूँ जिस ठीक तरह है। हमारे यहाँ होता है, जिस तरह एमक्यूएम के बानी कायद चलाया करते थे बाहर बैठकर, या जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर पार्टी चला रहे हैं, तो खान साहब भी बगैर कोई ओहदा लिए भी पार्टी चला सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए ये एक बड़ी बहस है। और लेकिन जो जिस तरह आपने कहा कि मुक़्तदरा कुव्वतें और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के मुतल्लिक जो बातें आई हैं, देखिए मैं आपकी शायद इमरान खान साहब से मैं नहीं जानता कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद इमरान खान को उस तरीके से नहीं जानते जो इनके मेरी कई मुलाकातें रही हैं इमरान खान साहब से, और 2011 से पहले तो बहुत ज़्यादा रही है, उसके बाद बहुत कम हुई है। लेकिन इमरान खान जो है ना जो गुफ्तगू करते हैं ना, वो गुफ्तगू में आम तौर पर वो लिहाज मुरवत नहीं रखते, सही, और वो आम तौर पर कहीं पर कुछ गालियाँ भी दे देते हैं। एक इतला आई है और वो ये आई है कि 9 तारीख को उन्होंने जब उनको गिरफ़्तार किया गया और जो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से टेलीफोन पर बात कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर 2-2.5 लाख लोग आ जाएं तो फलां के साथ ये हो जाएगा, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल किया। और वो ऑडियो मौजूद है? वो ऑडियो मौजूद है, और वो ऑडियो जिस तरीके से उनकी वो ऑडियो आई थी ना मुसर्रत चीमा वाली, जी जी, सिमिलर ये ऑडियो है। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। और ये कंफर्मेशन है कि उन्हीं की ऑडियो है? 100% उसी फ़ोन से आई है। अच्छा, सही, और ये ऑडियो उधर उनकी मौजूद है। तो जाहिर है तो ये तमाम वो एविडेंस हैं जो इनके खिलाफ मुकदमा अगर जब चलेगा तो ये पेश किए जाएंगे? वो तो एक अलग बहस है, नहीं वो नहीं पेश की जाएगी, लेकिन अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये लेकिन बता रहा हूँ अहम कि- लोगों तक पहुंच चुकी है। हाँ, लेकिन इससे एक अहम नुकता है अली, जब आप किसी के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ना, तो फिर नेगोशिएशन बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पर आप किसी के वालिद, किसी की वालदा के ज़ाहिर है, मुतालिक इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू गुफ्तगू करेंगे, अगर बहुत ही- करेंगे और वो ऑडियो बाकायदा अगर पहुंची हुई हो, तो देखिए अगर हम एक बात कहें कि जो गुफ्तगू अक्सर बहुत सारे लीडरान ने की और वो लीडरान की गुफ्तगू बाद में उस आला तबकों तक पहुंची, तो उन्होंने उसी पर किसी की एतमाद टेबल तक पहुंच जाए, किया। सुन ले, ये हुई है, और ये हुई है। और मैं- इमरान खान के लिए ज़ाहिर है बच निकलना कुछ बड़ा लोगों ने चाहे मुश्किल है। नंबर बढ़ाने के लिए दियो, लेकिन ये हुई है। और वो जो गुफ्तगू है, ख़ास तौर पे 9 तारीख की जो गुफ्तगू है, आप यकीन मानिए
उसकी बुनियाद पर ही ये तमाम मामला हैं। उसकी बुनियाद पर ही ये तमाम मामला, बड़ी अहम न्यूज़ दी है अनीस मंसूरी साहब ने और कह रहे हैं कंफर्मेशन है इस बात की। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब। और ज़ुबैर साहब चले गए तो आज का प्रोग्राम इन तक ख़त्म करेंगे और बहुत सारी ख़बरें, ख़ासतौर पर जो हमें मेन टॉपिक था हमारा वो था बजट। वफाक ने जो पेश किया है, सिंध गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया, किसी हद तक उस पर हमने तबसरा कर दिया। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों ने अपनी राय दे दी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हवाले से क्या क्या बजट किस मिनिस्ट्री के लिए क्या दिया गया है। मज़ीद इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पर बात भी करेंगे और तफसीली इस पर बहस भी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना की मानो।